स्वागत है और मैं हूं शत्रुपा और दिन भर की खबरों के साथ एक नज़र डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। चर्चित राहुल केसरी हैं। ये जो साइबर ठगी है, ये बहुत बड़ा ठगी माइंडेड है, साइबर क्राइम करने वाला आदमी है और पढ़े लिखे आदमी है। इनके हमारा जमशेदपुर में पिछले 8 महीना में 4 केस दर्ज हुआ। इनको हम लोग कलकत्ता से स्पेशल टीम भेज के गिरफ्तार करके लेके आए हैं। तो इनका तरीका क्या था कि इन्होंने एक शॉपी पे और एक फर्स्ट कार्ट, जैसे गूगल में जैसे अमेज़न है, फ्लिपकार्ट है और आपका शार्प डील है, इसी ऐसे एक इन्होंने अपने सेलिंग प्लेटफॉर्म बनाया, ई कॉमर्स सेलिंग प्लेटफॉर्म बनाया। उसी में लोग बुक करते हैं। यदि हमने सैमसंग मोबाइल बुक करेंगे तो फिर ये अपने सैमसंग का डुप्लीकेट मोबाइल बेचते हैं और घर में आने के बाद अपने जब कैश ऑन डिलीवरी में आप पैसा देंगे उनको 20,000 सैमसंग मोबाइल के दीजिएगा, तो वो आदमी चला जाएगा, तब खोल के देखिएगा, आपको पता चलेगा कि डुप्लीकेट मोबाइल है। फिर आप पुनः संपर्क करते हैं उनसे कि ये डुप्लीकेट मोबाइल भेजा है, तो वो लोग क्या मांगते हैं, फिर आपको अकाउंट नंबर सब कुछ मांगते हैं, बोलते हैं कि पैसा वापस कर देंगे। उसी सिलसिले में और कुछ पैसा लेते रहते हैं कि अब भेजने के लिए हमको कुरियर चार्ज दीजिए, वो दीजिए दीजिए। मतलब 2 तरह का ठगी। एक तो है पहले 20,000 आपसे ले चुके होंगे, फिर उसके बाद सामान या पैसा वापस करने के चलते और एक ठगी करना। ये बहुत सारे लोगों को इन्होंने अपना चुना लगाए हुए हैं। तो इसमें टोटल 4 केस दर्ज हुआ है और ये अपना पोदार करके इनका अपना दोस्त है, वो अभी हमारे गिरफ्त में नहीं है। लेकिन ये जो राहुल केसरी हम लोग को बहुत बड़ा कैच हुआ है। टोटल कितना का ठगी किए हुए हैं? ये करीब हमको लगता है कि जो 4 आदमी हम लोगों को किया है, करीब 1-1.5 लाख का ही संपत्ति है। लेकिन जो हम लोग के पास नहीं आए होंगे वो बहुत सारा लोग होंगे। तो ये अपना जो शॉपी पे और फर्स्ट कार्ट का गूगल में भी एडवर्टाइजमेंट कराते हैं, उसमें प्रति साल इन्होंने 50,000 पैसा भी देते हैं। तो लोग उसमें जाकर सर्च करें और सामान ऑर्डर करते हैं। तो मतलब ये बड़ा ऑर्गेनाइज्ड वे में ये लोग अपना लोगों को ठगी करके आ रहे हैं। तो और भी इनके साथ कोई होंगे कि अकेले कर रहे थे ये? इनके साथ एक और है, इनका जो है डेवलप करने का काम है और इसमें आदमी लोग कहीं कहीं जगह पे ऑफिस खुला हुआ है, पटना में, दिल्ली में, जमशेदपुर में, रांची में। तो उसमें अलग अलग लोग अपना काम कर रहे हैं कि डिस्पैच करने वाला, ऑर्डर लेने वाला। मतलब ये बहुत षड्यंत्र तरीके से ये अपना काम दिमाग से कर रहे थे। ये सिर्फ सॉफ्टवेयर डेवलप करके दूसरे को देना और आने वाला जो पैसा में इन लोगों को अपना प्रॉफिट शेयर करना। ठीक है सर। ये सरकार को हमारे सचिव जो है स्वास्थ्य विभाग के, उनके आदेश से हो रहा है कि कुछ वो उन्होंने एक संख्या दिया है कि इतने बलों को आप लोग छंटनी कीजिए, हटाइए, क्योंकि सरकार उतना पैसा नहीं दे पा रही है। तो और हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया है कि आप उसको बढ़ाइए ताकि हमारा काम बाधित नहीं हो। लेकिन फ़िलहाल तो उनके आदेश के अनुसार हम लोग छंटनी कर दिए हैं। जो एक्स्ट्रा लोग हमारे पास जो बल है सरकार के आदेश के अनुसार। तो सर वर्तमान समय में कितने कार्यरत हैं? अभी तो हमारे अपने पूरा ये स्पेसिफिक सदर अस्पताल का तो नहीं लेखा जोखा किया है, लेकिन जहाँ जहाँ कमी रही है उसको हम लोग पूरा कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं किसी तरह से काम चले। लेकिन फिर भी काम तो बाधित होगा ही। खास करके सदर अस्पताल में हम लोगों का बहुत ज़्यादा पेशेंट आ रहा है, क्योंकि यहाँ का कार्य हम लोग बहुत अच्छा से कर रहे हैं, बहुत सफाई से हो रही है और बढ़िया सेवा दे रहे हैं। इसके कारण से जमशेदपुर काफ़ी लोग इधर आ रहे हैं, तो उनकी सेवा में तो बाधा आ ही जाएगी। हम लोग प्रयास में लगे हैं। कितने लोग हैं सर छटनी हो रहा है जिनकी? छटनी तो पूरा जिला में 159 का छटनी का हुआ था। ठीक है, तो उतना हम लोग किए हैं। तो पूरे जिले में 159 व्यवस्था तो वैकल्पिक व्यवस्था अपने ही स्तर से कुछ कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी समस्या तो होगी। अब कर्मचारी सरकार से हम लोग अनुरोध किया है उनसे कि इसको बहाल रखा जाए और उम्मीद करते हैं कि उसको सानुकूल विचार करते हुए जरूर कुछ आदेश आएगा जो उनके फेवर में होना चाहिए। सर ये तो पहले ही से आ रहे हैं। एग्जैक्टली हम तो 4 महीना से पहले ही से लोग हैं। विगत मतलब ये सर के हमें हमारे लिए परेशानी होगी, उन लोगों के लिए परेशानी होगी। तो सर ये कोरोना वो तो होना ही है। फिर भी जब आदेश है सरकार का तो हमारे लिए वो सर्वोपरि है, उसका तो पालन करना ही है। हमारे जिला में, पूरे राज्य में और हमारे जिला में, पूरे सिंध जिला में 1 नवंबर से लेकर 15 नवंबर तक हम लोग एक मुहिम चला रहे हैं। इलीगल जो इलिसिट ड्रग्स है उसका और ये जो दारू भट्टी इन लोगों के खिलाफ में हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। तो प्रतिदिन हम लोग एक स्पेशल टीम बना के अपने अपने डीएसपी क्षेत्र में और थाना अपने अपने क्षेत्र में जो भी इनपुट हम लोग को मिल रही है या पुराना जेल से जो निकले हैं उन लोग को सत्यापित करना और जो जगह पे ऐसे कारोबार होती है उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मुहिम में कल हम लोग को मांगो थाना क्षेत्र में एक इनपुट मिला था कि कहीं गांजा बिकने के, marijuana बिकने के जो है सूचना मिला था। उसमें सूचना को सत्यापन हेतु डीएसपी के नेतृत्व में एक टीम गठित किया गया है। विशेष टीम के द्वारा मांगो में रोड नंबर 15 महावीर कॉलोनी के बगल में एक दुकान में प्रिंस कुमार शाह उनके नामक के दुकान में हम लोगों को करीब 2 किलो को गांजा हम लोग को रेड के द्वारा मिला।
उनसे फिर पूछताछ किया गया है। उसके बाद वो अपना निशानदेही पे एक आकाश कुमार शाह उनके अपने दोस्त हैं, उनके घर में भी सामान रहने के लिए बात बताएं, तो फिर वहाँ पर जाके भी सर्च वगैरह किया गया विधिवत। तो विधिवत तलाशी के बाद हम लोग को रिकवरी वहाँ से 4 किलोग्राम हुआ और इसमें काफ़ी सारा सामान आप देख सकते हैं कि जैसे सिगरेट है उसको निकाल करके अंदर दूसरा वो मसाला निकाल करके दूसरा जो गांजा वाला पुड़िया डालने का जो उपकरण है वो भी मिला है हम लोगों का। और इसमें बहुत दिन से ये लोग अपना कारोबार करते आ रहे हैं। उसमें जो यूज़ किया गया है सिगरेट, खाली सिगरेट, पुराना का मसाला, नया वाला, ये बनाने का टेक्निक का जो सामान यूज़ होता है वो रोलर वगैरह, तो ये सब चीज़ हम लोग के लिए बरामद हुआ है। और इसमें 2 आदमी गिरफ्तार हुए हैं और इन लोग हम लोग फॉरवर्ड कर रहे हैं। इसके अलावा कल एक सीताराम धारा अच्छा, कहाँ रहते क्या काम करते थे बताइए तो? टेम्पू चलाता था। तो आज क्या आप लोग क्या सूचना मिली? आप लोग को सूचना क्या मिला? सूचना मिला कि साई मंदिर के पास एक्सीडेंट हो गया। अच्छा, वैसे बोला उतना खास ज्यादा लगा नहीं है, ऐसे एमजीएम ले गया बोल रहा। तो हम लोग फिर दौड़ते दौड़ते एमजीएम ही आए हैं। तो यहाँ क्या पता चल रहा है? यहाँ पता चला वो तो ला के फेंका हुआ है लाश। कहाँ इलाज पानी क्या है हम लोग को तो कुछ पता भी नहीं था। एमजीएम आके देख रहा तो वो मर गया वहीं पर। अच्छा, किसका गाड़ी चलाते थे? तो वही कोई मरवाड़ी का गाड़ी है, वही क्या बोला सीपी क्लब के पास। क्या चीज से हमारा कुछ पता चला? कुछ नहीं पता चला, हम लोग को पता नहीं, हम लोग तो घर में थे, हम लोग को कैसे पता चलेगा। देखे कि एक्सीडेंट हुआ हो। अच्छा, उसके बाद इसको हम लोग के देखे तो वहाँ लगा कि ये डेथ कर गया है। हाफे फाफे में हम लोग गाड़ी पकड़ करके इसको अपना गाड़ी के साथ लाए यहाँ पर। यहाँ डॉक्टर ने मृत्यु घोषित कर दिया है। अच्छा, परिवार अभी इसका आया हुआ है, पहले पता नहीं था परिवार का। अच्छा, कहाँ के रहने वाला है? ये तो हम लोग अभी पूछता भी नहीं किए हैं कहाँ के रहने वाला। कौन गाड़ी वाला मारा और ये कौन गाड़ी में थे? ये हम नहीं बता सकते हैं कि कौन गाड़ी मारा, क्योंकि हम लोग एक्सीडेंट के बाद गए। ये कौन गाड़ी में थे? ये था मालवाहक टेम्पू में। कहाँ पे हुआ घटना? ये आपको सीएच एरिया जो पेट्रोल पंप है ना, उसके नीचे हुआ। बाकी वाल इसमें छानबीन कर रहे हैं आप लोग? छानबीन कर रहे हैं अभी भैया, हम तो यहाँ आए हैं, छानबीन तो इसके बाद में होगा। हमारे होगा ना छानबीन? क्यों नहीं होगा, नहीं है छानबीन, कैसे हुआ क्या हुआ। अब अपने से पलटा होगा तो दूसरी बात है। एक्सीडेंट बात किया होगा, कोई दूसरा मारा होगा, छानबीन होगा। खुद डीएसपी साहब वहाँ पर प्रेजेंट थे। आवास के वर्टिकल 3 के तहत जिन लोगों को लॉटरी निकाली गई थी, तो उन लोगों के द्वारा करीब कुछ डॉक्यूमेंट्स और 25,000 रुपये जो टोकन मनी के रूप में देना था, कई लोग जमा नहीं किए थे। बीच में लॉकडाउन हो गया था, जिसके कारण जो है लोग काफ़ी परेशानी में थे। तो इन लोगों को सूचना दे करके, नोटिस दे करके बुलाया गया है। और जो लोग इच्छुक हैं जमा करने के लिए, वो आज यहाँ पे जमा कर रहे हैं। और जो लोग इच्छुक नहीं हैं, जिनके पास जाति प्रमाण पत्र नहीं है या कोई अन्य सर्टिफिकेट नहीं है, तो उस तरह की चीज़ें आज यहाँ समाप्त हो जाएगी। इसके बाद हम लोग एक फ़ाइनल डेट निकालेंगे। उस फाइनल डेट में जो लोग जमा कर सकते हैं वो जमा करेंगे, अन्यथा फिर उनको घर नहीं मिलेगा और फिर से पुनः फिर हम लोग लॉटरी करेंगे। अब बिरसा नगर का भी इन्वायरमेंट क्लियरेंस हो गया है और कॉन्ट्रैक्टर बहाल हो गया है। करीब 9-9.5 हज़ार घर के लिए वहाँ भी लॉटरी करने की प्रक्रिया जल्द छठ पूजा के बाद प्रारंभ कर दी जाएगी। तो कुल मिलाकर के अब जो है आसान हो गया है, राह आसान है लोगों को घर दिलाने के लिए। जल्द ही इसमें जो है काम स्टार्ट हो जाएगा और लोग जो है अपना घर को जो सपना है वो पूरा कर सकेंगे। आज यहाँ जिन लोगों के द्वारा पैसा की काफ़ी दिक्कत है, वे लोग भी आए हैं और यहाँ पे अपने लोन के बारे में भी जानकारी ले रहे हैं कि किस तरह पे कितना सब्सिडी पे लोन मिलेगा और कैसे की प्रक्रिया क्या रहेगा। इन तमाम चीज़ों की यहाँ जानकारी दी जा रही है। लोग बहुत इच्छुक भी हैं, लोग काफ़ी मात्रा में, काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पे आए हैं और अपनी क्वेरी को जो है क्लियर कर रहे हैं और घर लेने की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं। तो कितने लोग घर देने की? देखिए, पहले चरण में हम लोग 1136 लॉटरी किए थे, जिसमें 900 समथिंग लोगों के द्वारा जो है लॉटरी में एलिजिबल पाया गया था और उन लोगों के द्वारा लगभग 545 लोगों को हम लोग फर्स्ट राउंड में आवंटन पत्र दिए थे। जिन लोगों को आवंटन पत्र कुछ कारण से नहीं मिल पाया था, तो वैसे लोगों को आज यहाँ पे बुलाया गया है और उन लोगों को पुनः जो है, अगर सब डॉक्यूमेंट्स ठीक रहेगा तो उनको फिर से जो है आवंटन पत्र की प्रक्रिया जो है पुनः दी जाएगी और आवंटन भी लोगों को कर दिया जाएगा। और जिन लोगों को 25,000 रुपया के साथ साथ लोन लेने की प्रक्रिया भी जो है कैसे मिलेगा, ये सब की जानकारी यहाँ दी जाएगी। कब तक इन लोगों को अपने घर में जाने की सुख प्राप्त होगी? यहाँ से 3 साल की प्रक्रिया है, 3 साल का समय है। 3 साल में घर बन के तैयार हो जाएगा और घर बनने के बाद जो है अपना 3 साल के बाद वो लोग वहाँ से बुलाया। हम खाना खाने के लिए बैठे होते घर में, खाना ना खाया, हमको घर से बुलाया। तो बुलाया
तो हमको वही पीछे से छुरी चला दिया। कौन था, कौन बुलाया? सैफ नाम है लड़का का, गांधी लॉज है जिसका, उसी का लड़का। गांधी लॉज तो काहे के लिए कुछ विवाद था? पहले भी विवाद था? पहले विवाद ये सब जरा दूसरे का लड़ाई फालतू बात था, तो उसमें उनको बुला के चाकू चला दिया। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम अफरोज है। और वो लोग कितने लड़का लोग थे? कौन कौन था? वो लोग एक जन, एक जन था। उसका पिताजी मेरा मम्मी के ऊपर हाथ छोड़ा। आप लोग घर में आके किया इस तरह से? नहीं, घर का बाहर में, हम घर से हमको बुला के। क्या कर रहा था तुम? हम घर में खाना खा के उठे बस, अच्छा, फिर बुला के लगा के छुरी चला दी। कौन था? सैफ नाम। कहाँ रहता है वो? डटकेड़ी में। डटकेड़ी में? हाँ, रिजाक कॉलोनी में रहता है। तो तुमको क्या चाकू चला दिया? चाकू क्यों चला? वो दूसरे का लड़ाई था, तो वो भी आया, तो हम मतलब दूसरे का लड़ाई था, दोस्त में था, तो हम दोनों को हटा दिए। लड़ाई हुआ था, दोनों को हम हटा दिए। गाली गुप्ता व्हाट्सएप में किया था, हम दोनों को हटा दिए। तो उसका बाद 3-4 दिन पहले का बात। हटो ना मियाँ। हाँ। उसका बाद फिर हम हटा दिए। तो हमको बोला ना कि मारेंगे, तो हम बोले ठीक है। तो हम घर में खाना खा, हमको बुलाया, तो हमको पीछे से छुरी चला दी। तो क्या करता हो? वो कुछ करता नहीं सर, मेरा से इतनी हाइट होगा मेरा से। नशा करता है। नशा वशा करता है, अच्छा, वही सर। तुम भी नशा करता है क्या? नहीं सर। हम दोस्ते है बॉल क्या तुम्हारा? खेलते हैं। नहीं, हम लोग उससे बात इसलिए करते हैं। ना हाँ? हम उससे बात, उससे रहती ही नहीं वो सबसे। अच्छा, तो ऐसे बिना मतलब के मार दिया? कि सरकार ने टाटा स्टील को बुलाया, जब भी जमशेदपुर औद्योगिक शहर होगा तो ये सारे प्रावधान को टाटा स्टील को ही पालन करने पड़ेंगे। अब उनकी क्या बात हुई टाटा स्टील से, टाटा स्टील ने क्या कहा, ये तो हम लोग को पता नहीं। मगर मुझे इसमें एक आशंका हो रही है कि कल की जो बैठक बुलाई गई थी वो नगर विकास विभाग के सचिव के द्वारा बुलाई गई, क्योंकि नगर पालिकाएँ नगर विकास विभाग के अधीन हैं। परंतु जब बात आती है टाटा लीज एरिया, टाटा लीज के बाहर का एरिया, सियासी बस्तियों को लीज में शामिल करना है कि बाहर रखना है, जब इन सब बातों पर विचार होगा तो उसके लिए नगर विकास विभाग के सचिव सक्षम होंगे। ये सारे मामले तो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के हैं, तो यदि राजस्व विभाग के सचिव भी उसमें शामिल रखते तो होता कि ये विषय को गंभीरता से लिया जाता है। इसलिए इस पहल का स्वागत करने के बावजूद मुझे लगता है कि जितनी गंभीरता होनी चाहिए इस विषय में, उतनी गंभीरता लाने के लिए राज्य की सरकार को एक उच्च स्तरीय समिति गठित करनी चाहिए। इस समिति के अध्यक्ष के रूप में या तो मुख्य सचिव रहें या विकास आयुक्त रहें, और इस समिति में नगर विकास विभाग के सचिव, राजस्व विभाग के सचिव, कानून विभाग के सचिव, महाधिवक्ता, इतने तो कम से कम रहने चाहिए। यदि सरकार समझती है किसी और को भी रख सकती है सरकार की तरफ से। और ऐसी समिति जब इस मामले को देखेगी तभी हम लोग कह सकते हैं कि जमशेदपुर को औद्योगिक शहर बनाने की दिशा में कोई गंभीर और सार्थक पहल हो रही है। अब इसमें कौन कौन सी सुविधाएं हैं जिनको नागरिक सुविधा में दिया जा सकता है? अभी जो टाटा स्टील के साथ हम लोगों का समझौता हुआ है राज्य सरकार की नागरिक सुविधाएं देने के लिए, उसमें शेड्यूल 3 में है सिविक कम्युनिटी की चर्चा है। नागरिक सुविधाएं किसको? हॉस्पिटल थे कोविड पीरियड में जो सराहनीय काम किया है रेडियो हॉस्पिटल का, उसको धन्यवाद देने के लिए मैं सब स्टाफ को बेसिकली आया हूँ। वेरी नाइसली उन लोग प्लान में एग्जीक्यूट किए हैं। और दूसरी चीज़ है, अभी रेलवे मिनिस्टर के इनिशिएटिव से हॉस्पिटल का डेवलपमेंट प्रोग्राम आउट ऑफ टाउन बेसिस में किया जा रहा है ऑल ओवर इंडिया। इसमें टाटा रेलवे हॉस्पिटल भी प्रमुख स्थान रखते हैं, मेजर सिटी में है, एंड इसके लिए इनिशियली 2 करोड़ रुपीज सैंक्शन किया गया है। सर यहाँ के लेके टाटा रेलवे हॉस्पिटल से तो ऑलरेडी डॉक्टर साहब का टीम कैसे उसको प्रपोजल करेंगे उसका प्लान है, प्रपोजल्स बना के भेजे हैं।
तो सैंक्शन आ जाने के बाद तुरंत काम स्टार्ट होगा। मुख्यतः उसमें ऑपरेशन थिएटर जो बहुत ज़रूरी चीज़ होता है, उससे एक अल्ट्रा मॉडर्न ऑपरेशन थिएटर बनाया जाएगा। हमारा सर्जन डॉक्टर राजू महता है, एक एक्सपीरियंस सर्जन। उसके साथ हमारा सिटी का जो नामी दामी सर्जन्स, उनका साथ भी टाई अप करके इधर हमारा अच्छे से पेशेंट, रेलवे पेशेंट्स, नॉन रेलवे पेशेंट्स, आयुष्मान पेशेंट, सबका इलाज किया जाएगा। इसके साथ पैथोलॉजी डिपार्टमेंट को भी रिनोवेशन किया जाएगा। बाकी मैन पावर का बहुत कमी है हॉस्पिटल में, तो जो अपॉइंटमेंट नहीं हो पा रहे हैं उसको आउटसोर्स करके हम लोग देने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे सफाई कर्मचारी, हॉस्पिटल अटेंडेंट, ये सब आउटसोर्स बेसिस में किया जाएगा। तो ये हमारा बहुत प्रेस्टिजियस हॉस्पिटल है, टाटा हॉस्पिटल साउथ ईस्ट रेलवे का। और डॉक्टर्स भी काफ़ी मोटिवेटेड है, एक्सपीरियंस्ड है। और कोरोना में सबको पता चल गया कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल का कीमत कितना वैल्यू है, कितना इम्पोर्टेंस है। जब प्राइवेट हॉस्पिटल पीछे रह गए तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी आगे आया। तो पता चला है कि 75 लाख पेशेंट्स अभी तक कोरोना पेशेंट्स हमारे देश में रिकवर हुआ है। 90% फ्रॉम गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। तो इसको सब लोग समझा है, बहुत जो पहले नहीं मिलता था गवर्नमेंट हॉस्पिटल को, अभी वो आपको मिल रहा है। तो उसके लिए हम लोग भी तैयार हैं, हम लोग भी तैयार है उसको कैसे डेवलप किया जाए। मुंबई बेकरी अब आपके शहर में किफ़ायती दरों पर लेकर आ गया है एक से बढ़कर एक टेस्टी पिज़्ज़ा, कुकीज़, ऑल टाइप्स ऑफ केक, ऑल टाइप्स ऑफ स्नैक्स, ऑल टाइप्स ऑफ बिस्किट्स, पेटीज और भी बहुत कुछ। तो फिर देर किस बात की, आज ही अपनी पसंद का व्यंजन घर बैठे ऑर्डर करें। हमारा पता मुंबई बेकरी, हाउस नंबर 13, मार्केट एरिया, धतकिड़ी, जमशेदपुर। फ़ोन नंबर 9593 760 653 629 73 18081।